किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे भयानक मोड़ तब आता है जब आप पूरी तरह तैयार हो और अचानक पता चले कि सिलेबस ही बदल गया। हाँ, रातों की नींद उड़ जाती है, सारी रणनीति मतलब धरी की धरी रह जाती है। और जब ये राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा आरएएस के साथ हो तो ये सिर्फ तनाव नहीं, एक भूचाल जैसा महसूस होता है। बिल्कुल सही। तो आज हम आरएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में हुए इन बदलावों की चीरफाड़ करेंगे। हमारे पास सिलेबस की आधिकारिक जानकारी और एक विशेषज्ञ का विश्लेषण भी है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा टॉपिक जुड़ा या हटा, बल्कि ये समझना है कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है। सही, क्या ये सच में एक बड़ा बदलाव है या सिर्फ आंखों का धोखा। तो चलिए इस सिलेबस की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या बदला है और क्या सिर्फ छलावा है। तो यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल जो हमारे स्रोत उठाते हैं वो ये है कि क्या आरपीएससी भी यूपीएससी की राह पर चल पड़ा है। मतलब क्या राजस्थान भी अपनी परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर के पैटर्न पर लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ने किया है? बिल्कुल यही सवाल। ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है तो तैयारी का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो क्या मिला विश्लेषण में? क्या हम यूपीएससी 2.0 की उम्मीद करें? और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। अच्छा, जवाब है बिल्कुल नहीं। आरपीएससी ने जानबूझकर यूपीएससी के समानांतर रास्ता नहीं चुना है। हमारे स्रोत का विश्लेषण कहता है कि ये एक सोचा समझा कदम है। सोचा समझा कदम मतलब ये कोई गलती नहीं है बल्कि एक रणनीति है। किस तरह की रणनीति? रणनीति ये है कि राजस्थान के उम्मीदवारों के लिए एक अलग खेल का मैदान तैयार किया जाए। मतलब एक ऐसा मैदान जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले धुरंधर सीधे आकर बाजी न मार ले जाएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरपीएससी शायद चाहता है कि जो उम्मीदवार विशेष रूप से आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बढ़त मिले। अच्छा, तो यहाँ पर खेल ही अलग है। मतलब आरपीएससी ने एक तरह से अपने घर के खिलाड़ियों के लिए पिच को थोड़ा अलग बना दिया है। हाँ, तो फिर इन दोनों परीक्षाओं के सिलेबस और पैटर्न में जमीन आसमान का फर्क क्या है? देखिए यूपीएससी का सिलेबस किसी कविता की तरह है, संक्षिप्त और गहरा। वो बस कुछ शब्द लिख देते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस। अब आपको कितनी गहराई में उतरना है ये आप पर है। मतलब यूपीएससी एक तरह से बस दिशा निर्देश देता है और रास पूरी हैंडबुक थमा देता है। सही। यूपीएससी कहता है समुद्र, और आपको खुद तय करना है कि कितना गहरा जाना है। रास आपको समुद्र के साथ साथ नक्शा और गहराई भी बता देता है। अच्छा, उसका सिलेबस हमेशा से ज्यादा विस्तृत और वेल डिफाइंड रहा है, और अब नए पैटर्न ने तो इस अंतर को और भी बढ़ा दिया है। मतलब ये अब यूपीएससी से बिल्कुल अलग लीग में खड़ा हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो ये साफ है कि आरपीएससी अपना अलग रास्ता बना रहा है। अब सीधे सिलेबस के अंदर चलते हैं। हमारे स्रोत में इन बदलावों को बार बार कॉस्मेटिक यानी सतही कहा गया है। ये शब्द थोड़ा चौंकाता है। तो क्या वाकई में ज्यादा कुछ नहीं बदला? चलिए एक एक टॉपिक को टटोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। ये कॉस्मेटिक वाली बात काफी हद तक सही है। अच्छा, ये बदलाव असल में घर की पुरानी पेंटिंग पर नया फ्रेम लगाने जैसा है। पेंटिंग वही है, बस अब उसे एक औपचारिक नाम और जगह मिल गई है। एक उदाहरण दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में ही देखिए, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों यानी जीएमओ से जुड़े नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दे। ये तो बहुत जरूरी विषय है। आजकल इस पर काफी बहस भी होती है। बिल्कुल। और दूसरा टॉपिक है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स यानी कृत्रिम अंग। सच तो ये है कि कोई भी गंभीर छात्र इन विषयों को पहले भी पढ़ता ही था। हाँ, ये तो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। वही, बस अब आरपीएससी ने इन पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। मतलब जो गंभीर छात्र पहले से ही पढ़ रहे थे, अब बस उसे आधिकारिक ठप्पा मिल गया है। तो ये तो हुई सेहत और जीव विज्ञान की बात। अब थोड़ी डिजिटल दुनिया की ओर चलते हैं। आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। हाँ? उसके साथ भी आरपीएससी ने यही किया या वहां कहानी कुछ और है? वहां कहानी और भी मजेदार है। आईसीटी में आरपीएससी ने उन टॉपिक्स को सिलेबस में शामिल कर लिया है जो पहले छिपे हुए माने जाते थे। छिपे हुए मतलब एडवांस टॉपिक, जिन्हें अच्छे नंबरों के लिए पढ़ना ही पड़ता था, जैसे एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा ही कुछ है क्या? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरह से उल्टा है। क्लाउड में आपका डेटा हजारों मील दूर किसी सर्वर पर प्रोसेस होता है ना? हाँ। एज कंप्यूटिंग में वो प्रोसेसिंग आपके डिवाइस के पास ही नेटवर्क के किनारे यानी एज पर हो जाती है। अच्छा, इससे स्पीड बढ़ जाती होगी। हाँ, फोन या स्मार्ट डिवाइस की स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी सिलेबस में है। ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टोकरेंसी वाली टेक्नोलॉजी? हाँ, वही। इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसे हजारों लोग एक साथ लिखते हैं,
और कोई भी उसमें लिखी हुई बात को बदल नहीं सकता। और तीसरा है वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर, जिसे हमेशा ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ ही पढ़ा जाता था। तो ये सब पहले भी तैयारी का हिस्सा थे। समझ गया। ये वैसा ही है जैसे आप घर के किसी पुराने सदस्य को पहली बार परिवार के फोटो में शामिल कर लें। वो थे तो हमेशा से, बस अब आधिकारिक तौर पर दिख रहे हैं। बिल्कुल। आरपीएससी ने बस उस इम्प्लाइड सिलेबस को औपचारिक बना दिया है ताकि तैयारी में कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल, यही बात रक्षा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर भी लागू होती है। उसमें क्या नया है? इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और रक्षा अनुसंधान एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी जैसे टॉपिक जोड़े गए हैं। आज के समय में ड्रोन और आत्मनिर्भर भारत की बात हर जगह है, तो ये बदलाव तो अपेक्षित ही था। सही बात है। और भी कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं सिलेबस में? हाँ, 2 नए सेक्शन बनाए गए हैं। एक है प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक संस्थान जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क। ठीक है। और दूसरा है साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता। साइबर सुरक्षा तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, हालांकि हमारे स्रोत बताते हैं कि साइबर सुरक्षा को पहले भी छात्र पढ़ते थे, कभी रक्षा के तहत, कभी बिग डेटा के तहत, तो कभी आईटी नियमों के तहत। अब बस इन सभी बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक अलग माला बना दी गई है। तो काफी कुछ जोड़ा गया है, भले ही वो पहले से मौजूद था। क्या कुछ हटाया भी गया है? किसी पुराने खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया? हाँ, 2 टॉपिक हटाए गए हैं। कौन कौन से? एक है RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो आपके फास्टैग वगैरह में इस्तेमाल होता है। अच्छा। और दूसरा है भारत में आईटी उद्योग पर एक अलग से टॉपिक। शायद आरपीएससी को लगा कि ये अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे या दूसरे टॉपिक्स में ही समाहित हो जाते हैं। तो अगर सिलेबस में ये सब मामूली या कॉस्मेटिक बदलाव हुए हैं, तो फिर हमारे स्रोत इसे ड्रास्टिक यानी बहुत बड़ा बदलाव क्यों कह रहे हैं? ये तो विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रही हैं कि सिर्फ फ्रेम बदला है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पूरी तस्वीर ही बदल गई है। ये पहेली थोड़ी उलझ रही है। और पहेली का जवाब सिलेबस के कागज में नहीं बल्कि उत्तर पुस्तिका के डिजाइन में छिपा है। उत्तर पुस्तिका मतलब? आंसर शीट में। हाँ। असली खेल शब्दों का नहीं, अंकों का है। आरपीएससी ने सिलेबस के साथ नहीं, परीक्षा लेने के तरीके के साथ एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। अच्छा, वो क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यूनिट में अब 14 प्रश्न होंगे। 14 प्रश्न? और सभी प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। क्या? 14 प्रश्न और सबके सब सिर्फ 5 नंबर के? मतलब कोई 10 या 20 नंबर का बड़ा प्रश्न नहीं? कोई बड़ा प्रश्न नहीं। हर सवाल का जवाब आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। 50 शब्द? जिसका मतलब हुआ असल में 70 से 80 शब्द या 8-10 लाइनें बस। ये तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। एक छात्र के नजरिए से सोचूं तो ये एक ही समय में राहत और चिंता की बात है। हाँ। राहत इसलिए कि अब किसी एक टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी पड़ेगी। सही। और चिंता इसलिए कि अब कुछ भी छोड़ नहीं सकते, हर टॉपिक को छूना जरूरी हो गया है। आपने नब्ज पकड़ ली। इसका सीधा मतलब है कि आरपीएससी अब आपसे किसी एक विषय में मास्टर बनने की उम्मीद नहीं कर रहा। तो फिर क्या चाहता है? वो हर विषय का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स चाहता है। आपको अब एक गहरा कुआं खोदने के बजाय कई छोटे छोटे गड्ढे खोदने हैं। ज्ञान की चौड़ाई गहराई पर बुरी तरह हावी हो गई है। तो अब रट्टा मारने से ज्यादा स्मार्ट स्टडी पर ध्यान देना होगा। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर ये नहीं होगा कि सतही जानकारी रखने वाले भी अच्छे अंक ले आएंगे? यही इस बदलाव का सबसे बड़ा खतरा है। छोटे जवाबों में ज्ञान की कमी को छिपाना आसान होता है। मतलब आप 2-4 अच्छे कीवर्ड्स लिखकर भी काम चला सकते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत पुरानी कहावत का जिक्र है, घोड़े और गधे सब बराबर हो जाते हैं। हाँ, सुना है। जब पेपर सतही होता है तो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले और औसत तैयारी करने वाले के बीच का अंतर कम हो जाता है। ये गंभीर छात्रों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। और हमारे स्रोत में ये भी अनुमान लगाया गया है कि सिलेबस बदलने के बाद आरपीएससी अक्सर पहला पेपर थोड़ा आसान बनाता है। हाँ, ये भी एक ट्रेंड रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये घोड़े गधे वाली बात और भी सच साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। पहले आरपीएससी एक 100 मीटर की गहरी दौड़ करवा रहा था, अब वो 10 मीटर की 10 अलग-अलग दौड़ें करवा रहा है। आपको सिर्फ अच्छा धावक नहीं, एक ऑलराउंडर बनना होगा। बिल्कुल सही। ये तो सच में बहुत बड़ा और रणनीतिक बदलाव है। ये सब तो मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात हुई, लेकिन पहली बाधा तो प्रीलिम्स की है। हाँ। क्या वहां भी कोई बम फोड़ा है आरपीएससी ने? नहीं। और ये शायद कई उम्मीदवारों के लिए एक राहत की बात हो सकती है। प्रीलिम्स के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, वो जैसा था हूबहू वैसा ही है। लेकिन ऐसा क्यों?
जब मेंस में इतना कुछ बदला तो प्रीलिम्स को क्यों नहीं छुआ? क्योंकि उसे छूने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। प्रीलिम्स के सिलेबस में एक लाइन लिखी है, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं तकनीक। ये एक लाइन अपने आप में एक महासागर है। मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ, इसमें एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन, 5G सब कुछ समा जाता है। ये इतनी ही व्यापक है कि आरपीएससी को इसे बदलने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अच्छा, तो पहली बाधा का नियम वही पुराना है, लेकिन असली रेस के मैदान का नक्शा पूरी तरह बदल दिया गया है। एकदम सही। प्रीलिम्स की तैयारी पहले की तरह ही करनी होगी, लेकिन मेंस के लिए सोच और अप्रोच दोनों को बदलना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि सिलेबस के शब्दों से ज्यादा परीक्षा लेने के तरीके में क्रांति आई है। हाँ, क्रांति ही कहेंगे इसे। आरपीएससी अब ये नहीं देख रहा कि आपको कितना गहरा पता है, बल्कि ये देख रहा है कि आपको कितना फैला हुआ पता है। गहरी विशेषज्ञता के बजाय व्यापक जानकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, ये बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से ही ब्लॉकचेन या एज कंप्यूटिंग जैसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, और ये साइबर सुरक्षा जैसे बिखरे हुए विषयों को एक जगह ले आया है। संक्षेप में, ये कॉस्मेटिक बदलावों के लिबास में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है जो परीक्षा की पूरी आत्मा को बदल रहा है। आज की इस चर्चा से हम अपने श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ के जा रहे हैं। विचार ये है कि अगर राज्य स्तरीय परीक्षाएं राष्ट्रीय मानक यानी यूपीएससी से जानबूझकर अलग रास्ता अपना रही हैं ताकि स्थानीय उम्मीदवारों को फायदा हो, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने की एक अच्छी पहल है, या फिर भर्ती प्रक्रिया में एक तरह का संरक्षणवाद? इस पर जरूर सोचिएगा।